गाइस 12th क्लास की हिस्ट्री जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, तो गाइस उसको हमने एक पेपर पे लिखा है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस जितने भी ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको सी के रिगार्डिंग है, 12th क्लास की हिस्ट्री के रिगार्डिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस जो एग्जाम में आते रहते हैं। सो गाइस पहला क्वेश्चन है, खुद कास्ता व पाई कास्ता में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, यानी इन्होंने सिंपल सी बात पूछी, खुद कास्ता और पाई कास्ता में क्या अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हो कि खुद कास्ता यानी सेल्फ, कास्ता यानी मेहनत करता है, एक तरीके से जो अपनी अपनी जमीन पर मेहनत करता है और उससे जो भी उपज होती है उससे वो मुनाफा कमाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, खुद कास्ता। ठीक है गाइस। और दूसरा होता है पाही कास्ता। ये क्या होता है, इनके पास खेत नहीं होते, ये क्या करते हैं, दूसरे गांव में जाकर जमीन को ठेके पे लेते हैं। ठीक है गाइस, दूसरों की जमीन को ठेके पर खेती करते हैं, दूसरी जमीन को ठेके पर लेकर उस पर खेती करते हैं। कौन? पाही कास्ता, जो किसान होते हैं। और क्या करते हैं, ये एक गांव से दूसरे गांव आते जाते रहते हैं, जहां पे इन्हें मुनाफा ज्यादा मिलता है वहां पे ये खेती करते हैं। बेसिकली इनके पास अपनी जमीन नहीं होती। किनके पास? पाई कास्ता के पास अपनी जमीन नहीं होती। जमीन किसके पास होती है? खुद कास्ता के पास, जो अपने से मेहनत करता है, जो अपनी जमीन पर अपने से मेहनत करता है। और पाई कास्ता दूसरों की जमीन पर जाके मेहनत करता है। ये पहला हमारा क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। सेकंड क्वेश्चन है गाइस हमारा, मुगल काल में जमींदार क्यों शक्तिशाली वर्ग था? तो जमींदार इसलिए मुगल काल में इतना शक्तिशाली था, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि जमींदारों के पास सैनिक व्यवस्था थी। क्या थी? सैनिक व्यवस्था। सैनिक व्यवस्था होगी तो आर्मी की पावर जाहिर सी बात है उनके पास होगी। इसके अलावा जमींदारों पे दूसरी जो चीज थी गाइस, वो थी पैसा, मनी, जो उनके पास कर के रूप में बहुत सारा मनी आता था, जिससे उनको उनकी पावर बहुत ज्यादा थी। तीसरा था जमींदार, क्योंकि वो अमीर थे इसीलिए वो अभिजात वर्ग से जुड़े हुए थे, तो इनकी पावर और भी बढ़ गई थी। और इनके पास जमींदार थे यानी इनके पास जमीनें भी बहुत सारी थी, ये भी एक कारण है। क्या बोलते थे, इनकी जमीन को मिल्कियत, यानी जमीन, जमींदारों की समृद्धि की वजह एक ये भी थी मिल्कियत, उनकी खुद की व्यक्तिगत जमीनें। ठीक है, बड़ी बड़ी कई जमीनें होती थी, इसीलिए जमींदार अमीर हुआ करते थे। सैनिक होते थे, सैनिक के संसाधन होते थे, कर वसूलते थे, इनके पास घुड़सवार होते थे, तोपखाने होते थे, पैदल सिपाही होते थे। तो इन्हीं वजह से जमींदार इतना शक्तिशाली था, इसकी हैसियत भी बहुत ऊंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम डिस्कस करना चाहते हैं, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? ठीक है गाइस, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस जो त्रिपिटक है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, त्रिपिटक इसका मतलब होता है तीन बकेट यानी टोकरियां। जो तीन टोकरियां होती है उसका मतलब क्या होता है? त्रिपिटक। तीन टोकरी का मतलब गाइस, इसमें तीन पीटक थी। ठीक है, पहले पीटक का नाम था विनय पीटक। ठीक है गाइस, विनय पीटक। तो इसमें होता क्या था, विनय पिटक में था संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह, यानी इसमें क्या था, कैसे रहते उसके नियम थे, रूल्स थे। दूसरा हमारे पास है, वो है सूत पिटक। ठीक है, सूत पिटक क्या होता है गाइस, सिंपल सी चीज है। इसमें क्या रखा गया था, एजुकेशन को रखा गया था, शिक्षा थी ना जो बौद्ध धर्म की। ठीक है गाइस, बौद्ध धर्म की जितनी शिक्षाएं थी उसे सूत पिटक में रखा गया। तीसरा क्या था गाइस, तीसरा था अभिधम पिटक। ठीक है गाइस, अभिधम पिटक। इसमें क्या रखा गया था, इसमें दर्शन से जुड़े हुए विषय रखे गए थे, दर्शन को रखा गया था, दर्शन से जुड़े जितने भी विषय होते हैं इसे रखा गया था। जैसे आपको पता, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, तीनों में अलग अलग चीज, एक में नियम रखे गए थे कैसे रहना है, दूसरे में एजुकेशन, तीसरे में दर्शन रखे गए थे। तो ये हमारा था त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करना है कि राजा देवी देवताओं से क्यों अपने आप को जोड़ते थे। पहला पॉइंट तो ये बन जाएगा क्योंकि वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे। दूसरा पॉइंट ये बन सकता है क्या, ताकि वो जो प्रजा है उन पर उनका विश्वास हो जाए। तीसरा, जो राजा कहे वो प्रजा उन्हें स्वीकार कर ले, और अपने जो राजा को किसके रूप में देखे, देवता के रूप में, ताकि उनका सम्मान, रिस्पेक्ट सब बढ़ जाए। ठीक है गाइस, और कोई राजा की बातों का अवहेलना ना करे, इसीलिए वो देवियों से, देवी देवताओं से अपने आप को कंपेयर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, आहत सिक्के किसे कहते हैं? ठीक है, आहत सिक्के किसे कहते हैं? सो गाइस जो आहत सिक्के थे, इसको हम आंसर में ऐसे लिख सकते हैं कि जो आहत सिक्के थे वो चांदी और तांबे के सिक्के हुआ करते थे, जो ढाले गए थे। ठीक है, चांदी और तांबे के रूप में ढाले गए थे। इनका प्रयोग किस लिए होता था? वाणिज्यिक प्रयोग किया जाता था इनका, यानी व्यापार की लेन देन में इनका प्रयोग किया जाता था। और इन पे ऐसे भी हमें प्रूफ मिला है कि आहत सिक्कर पर बने प्रतीक को ना विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीक से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई। तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। किसने जारी किया था? सिक्कों को राजाओं ने, क्योंकि अमीर, जाहिर सी बात है, सबसे अमीर इंसान ही इन सब चीजों को
लागू करेगा, तो ये राजा इसको लागू करता था। नेक्स्ट इसी में पूछा गया कि सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने जारी किए थे। किसने, कुषाण शासकों ने जारी किए थे। जो कुषाण राजाओं थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तथा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के भव्य सिक्कों को किसने जारी किए, यानी जो सोने के सबसे अच्छे सिक्के थे उसको किसने जारी किए, तो उसका नाम था गुप्ता शासक। ठीक है गाइस, गुप्ता शासकों ने इसको जारी किए थे। हमने पढ़ा आहा सिक्के, फिर सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, फिर सबसे भव्य सिक्के किसने जारी किए सोने के, तो तीनों के आंसर अलग अलग है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है गाइस वो है मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली का वर्णन करें, यानी किस तरह की भू राजस्व प्रणाली मुगल काल के दौरान थी। सो गाइस जैसे आपको पता है भू राजस्व यानी टैक्स एक तरीके से लेना जिससे सरकार चल सके और उस समय का साम्राज्य चल सके, तो बहुत जरूरी था। तो हम मुगल काल की बात करें तो इस समय क्या होता था, भू राजस्व को दो चरण में बांटा गया था। पहला तो था कर निर्धारण और दूसरा था वास्तविक वसूली। कर निर्धारण क्या होता था कि एक बार उस जमीन को नापा जाता था, उसको जो टैक्स है उस पर लगा दिया जाता था कि इतना टैक्स हम लेंगे। और वास्तविक वसूली क्या होती थी, उसी जगह से हर बार जो टैक्स है वो लिया जाता था, भुगतान करते थे किसान। तो उसी को, यही था हमारा भू राजस्व प्रणाली। तो इसके अंदर अलग अलग सी बहुत सारी चीजें जिससे वो टैक्स प्राप्त करते थे मुगल काल में। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि हर प्रांत में जुती हुई जमीनें और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर का शासनकाल में अबू फजल ने आईने में ऐसी जमीनों के आंकड़े भी संकलित किए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा कृषि से कर लिया जाता था, जमीनों से कर लिया जाता था, और वित्तीय व्यवस्था को देखरेख के लिए दीवान को भी रखा जाता था। ठीक है, दीवान को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस, मुगल काल में भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था, स्पष्ट कीजिए। सो गाइस जो पहली भूमि थी 4 वर्गों में बांटा गया था। तो जो पहली भूमि थी उसका नाम था पोलज। ठीक है, इस पोलज। तो पोलज भूमि क्या होती थी, ये वो जमीन होती थी जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, यानी बहुत उपजाऊ जमीन होती है पोलज, पहला। दूसरा जो है हमारा परोती। ठीक है, इस परोती भूमि का नाम है। तो इसमें क्या होता था कि ये जमीन थी ऐसी कि जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वहां पर खोई हुई जो ताकत है जमीन की वो वापस आ जाए। तीसरी थी चाचर। ठीक है, इस चाचर जो भूमि थी गाइस, इसकी क्या खासियत थी, जो चाचर भूमि थी ये 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। कितने, 3 या 4 वर्षों तक खाली रखी जाती थी, फिर उसके बाद इस पर खेती कर सकते थे। और जो नेक्स्ट है गाइस हमारा वो है बंजर। ठीक है, बंजर भूमि, ये इसकी क्या खासियत है इस भूमि की कि इस पर 5 या उससे अधिक वर्ष तक खेती नहीं की जा सकती थी। 5 या उससे ज्यादा वर्ष तक खेती नहीं की जा सकती थी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बंजर। 4 तरह की खेती के नाम है मुगल काल में। पोलज यानी भूमि के जो 4 वर्गों में बांटा गया, पहला है पोलज, दूसरा प्रोती, तीसरा चांचर और चौथा बंजर। बंजर 5 से ज्यादा साल तक खाली होती थी और चाचर 3 से 4 साल तक खाली रहती थी। प्रोती कुछ समय के लिए खाली होती थी और उसके बाद खेती चालू रहती थी। और पोलेज जो यहाँ पर रेगुलर खेती की जाती थी पोलेज पर, क्योंकि ये उपजाऊ होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मुगल काल में कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो मुगल काल में जो महिलाओं की गाइस स्थिति थी ना, वो एक तरीके से दयनीय थी। होता क्या था कि मुगल काल में क्या होता था कि सूत कातने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंदने और कपड़ा पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। ठीक है, ये इस समय क्या होता, महिलाओं के काम अलग थे और पुरुष के काम अलग थे। ठीक है, इसके अलावा क्या होता था कि जो महिलाएं वो खेतों में हल चलाती थी। ठीक है, और महिलाएं बुआई, निराई, कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम करती थी। यानी जो पुरुष के साथ और महिलाएं दोनों मिलकर काम करते थे खेतों में, ये थी उनकी स्थिति। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की परिस्थिति किसने लिखी। प्रशस्ति किसने लिखी समुद्रगुप्त की परिस्थिति। सिंपल सा आंसर है इसका गाइस। सो गाइस इसका आंसर है हरिशेन। हरिशेन ने इनकी प्रशस्ति लिखी। जो समुद्रगुप्त महान सम्राट थे इनकी प्रस्तुति किसने लिखी थी, हरिशेन ने। क्यों, क्योंकि ये एक राजकवि थे और इनकी प्रस्तुति थी उसका नाम क्या था, प्रयाग प्रस्तुति। ठीक है गाइस, प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस,
मौर्य की जानकारी के स्रोतों का वर्णन करें, यानी मौर्य की जानकारी के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं उनका वर्णन करना है। तो अभिलेखों से मिलते हैं, स्तंभों से मिलते हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, मैगस्थनीज के जो किताब थी इंडिका उससे हमें इनकी जानकारी मिलती है। सो इजी आंसर। नेक्स्ट है हमारा, अभिलेख किसे कहते हैं। ठीक है, इस अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख का सिंपल सी चीज है, अभिलेख किसी ठोस, ठीक है, कोई सी भी चीज हो ठोस हो, उस पर कुछ लिखा हुआ या उकेरा हुआ हो तो उसे हम अभिलेख कह सकते हैं। जैसे बर्तन हो गए, ठीक है, इस पत्थर हो गई, कोई ठोस मिट्टी हो गई, उन सब चीज़ों पर, या कोई धातु हो गया लोहे का तांबे का, तो उस पर लिखी गई चीज कोई सी भी चीज हो तो उसे हम अभिलेख कहेंगे। सो गाइस, हमारे हड़प्पा सभ्यता का अंत के क्या कारण थे, यानी कारण का वर्णन कर रहा है। पहला कारण तो ये था जलवायु परिवर्तन, फिर दूसरा वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ आना, नदियों का सूख जाना, मार्ग का बदल जाना, भूमि का अत्यधिक प्रयोग से हड़प्पा सभ्यता का अंत, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मगर इसके अनुमान बहुत सारे हैं। आई होप गाइस सबको समझ आया हो।